हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी आईक्यू पे। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। सो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जीके क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। दोस्तों ये हमारा इंडियन पॉलिटी रिलेटेड पार्ट 3 टॉपिक है, पार्ट 3 वीडियो है। और इससे पहले भी हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप लोग चाहे तो हमारी पार्ट 1 एंड पार्ट में इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ी न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट है आपको घर बैठे मिलते रहेगी। जो दोस्तों जो लोग अभी नया है इस चैनल के तो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग जरूर हमारे चैनल की जो पुरानी जीके जीएस एंड साइंस वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। और दोस्तों तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखते क्या है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्चुअली बाहर की देशों से लिया गया है। ज़्यादातर ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके यूएस सॉरी यूके कनाडा और यूएसए, जर्मनी और बहुत सारे देशों से लिया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या है। फर्स्ट सवाल यही है कि वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले जन्म कहाँ पे हुआ, कौन सी देश में हुआ था। देखते क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नंबर 2, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है एक सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ। देखते हैं इसका आंसर क्या है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नंबर 3, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सबसे पहले किसने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म एक सहयोगी फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ग्रैनवाइल ऑस्टिन। ये एक हिस्टोरियन है, अमेरिकन हिस्टोरियन, और इसने बहुत सारी किताब लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और ये जनरली एक अमेरिकन हिस्टोरियन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये बहुत सारी रिसर्च किया और बहुत सारी किताबें इसने लिखा है। ठीक है, और देखते हैं नंबर 4 सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है हमारी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी देश से लिया गया है। देखते हैं, यूएसए, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, नंबर 5 देखते क्या है, व्हिच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा देश, कौन सी कंट्री से ये लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, कौन सी कंट्री से लिया गया है। देखते हैं, आयरलैंड। मैंने सबसे पहले ही कहा था कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर के देशों से लिया गया है। ठीक है, बाहर के देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन देशों से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बाद में फॉर्मेशन हुआ था। जैसे पहले ही ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कॉमन हो गया था, इसीलिए उस बाहर के देशों से हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशन को एक बाहर के देशों से जो लॉ है और जो अमेंडमेंट है और लॉज है वो बाहर के देशों से लेकर एक मजबूत, एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और देखते नंबर 6 क्या है, व्हिच एक्ट इज़ द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन सा एक्ट है। देखते उस एक्ट का नाम क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन में और कौन सी अमेंडमेंट एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया था। देखते क्या है अमेंडमेंट एक्ट, द 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। नेक्स्ट देखते क्या है, नंबर 8, व्हिच अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, एक दोनों जो वर्ड है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की
कौन सी अमेंडमेंट में है, दोनों शब्द का जो यूज़ कौन से अमेंडमेंट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? आंसर है 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बेसिकली व्हिच कलर ऑफ पेपर इज़ यूज एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी कलर की पेपर यूज़ होता है इंडिया में? देखते हैं, इसका आंसर है वाइट पेपर। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 10, द इंग्लिश क्राउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो अंग्रेज की जो ब्रिटेन की जो राजा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में किस तरह काम करता है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन? सो देखते हैं इसका आंसर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सो इंग्लिश क्राउन एज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। और नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 देखते क्या है, व्हाट इज़ मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो सबसे मोस्ट एसेंशियल फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में? देखते हैं, इसका आंसर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 12, द फेडरल सिस्टम वाज the federal system with strong center has been borrowed by the Indian constitution from which country? So एक फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट होगा, डिफरेंट स्टेट होगा, विथ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। ठीक है। ये जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है एक कौन सी देश की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड लिया गया था? देखते क्या है, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था। नेक्स्ट है नंबर 13, इन व्हिच अमेंडमेंट द वर्ड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी दोनों, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सॉरी इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये दोनों वर्ड कौन सी अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिया गया था? देखते हैं 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट नंबर 14, व्हिच इज डिस्क्राइबिंग एज इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। सो इंडिया सेक्युलर स्टेट है, ये कौन से एक्ट में डिस्क्राइब किया गया था? उस एक्ट का नाम क्या है? सॉरी ना, एक्ट नहीं है, प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यही है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में ही, जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन में ही कहा गया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। नेक्स्ट है 15, द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू द। एजुकेशन टर्म कौन सी एक्ट में इसका मेंशन किया गया है? एजुकेशन टर्म को कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 16, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल में पंचायत राज का मेंशन किया है? तो देखते हैं क्या है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 17, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के साथ, मतलब फंडामेंटल की राइट्स की मेंशन कौन सी पार्ट में किया गया है? वैसे व्हिच यहाँ पर जैसे है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट अगर क्या है तो यहाँ पर 25 पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 25 पार्ट है। सबसे पहले ये 22 था, ठीक है, जब कमेंसमेंट हुआ था तब 22 था, बाद में इसे 25 हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया गया। ठीक है, और अभी 25 ही है, 25 पार्ट है अभी। सो कौन सी पार्ट में फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है? देखते हैं कौन सी पार्ट है, पार्ट 3 में। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 18, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 क्या डिक्लेयर करता है?
देखते हैं इसका आंसर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। सो वैसे ये जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे 448 आर्टिकल है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नंबर 19, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कितने लैंग्वेजेस की, कितनी भाषा की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया है, ठीक है। देखते हैं 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस है। जैसे 22 लैंग्वेज में से जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, गुजराती, पंजाबी, ठीक है, उड़िया, ऐसे फॉर एग्जांपल ये सभी लैंग्वेज है। टोटल 22 लैंग्वेजेस है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 20, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, ये मैंने सबसे पहले ही कहा था। देखते हैं इसका आंसर क्या है, 448। सो जो 448 आर्टिकल, ये सबसे पहले जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं, तब भी 448 नहीं था, ये 395 था, ठीक है। उसके बाद इसे और इंक्रीज़ किया गया और 448 आर्टिकल हुआ था, ठीक है। कुछ अगर नया आर्टिकल इसके साथ ऐड किया गया था, क्योंकि इसमें कुछ नया आर्टिकल की ज़रूरत थी, इसीलिए नया आर्टिकल बनाया गया और ऐड किया गया। अभी तो वर्तमान में ये 448 है, ठीक है। नंबर 21, which articles of the Constitution of India has provision for the President to proclaim emergency। सो कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल में ये प्रोविज़न दिया गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट इमरजेंसी की डिक्लेयर कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है। सो देखते हैं आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 352। सो आर्टिकल 352 में ये मेंशन किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है नंबर 22, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4, वैसे मैंने कहा है कि पहले कहा कि यहाँ पर 25 पार्ट है, अभी वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट है, तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 में क्या लिखा है, क्या मेंशन किया गया है, देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी है एक टाइप का। देखते हैं नेक्स्ट है नंबर 23, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। सो शेड्यूल की बात करें तो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान, पहले तो 8 शेड्यूल था, ठीक है। अभी वर्तमान में अभी 12 है, 12 शेड्यूल्स है। सो देखते हैं इसका हिंदी में मतलब क्या है, देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। सो कितने शेड्यूल है वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना शेड्यूल है, 12। इसका आंसर पहला 8 था, बाद में 12 किया गया। नेक्स्ट है 24, एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैन्ड इन इंडिया एज पर द चाइल्ड्स मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड। सो जैसे कि हम जानते हैं यही कि चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है। सो एज पर द चाइल्ड का मतलब क्या है, मतलब वो पर्टिकुलर एक चाइल्ड कब कहा जाता है, कौन सी एज ग्रुप को एक चाइल्ड की ये अंदर वो दर्शाता है, और चाइल्ड का मतलब कौन सी एज ग्रुप की लड़का होना चाहिए, कौन सी एज ग्रुप की एक व्यक्ति होना चाहिए। देखते क्या है आंसर, 14 ईयर्स ऑफ हीज और हर एज। सो किसी भी व्यक्ति का अगर एज 14 ईयर्स है और उससे कम है तो उसे चाइल्ड कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है नंबर 25, विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक कौन सी टॉपिक के ऊपर डील किया गया है, कौन सी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सिटीजनशिप। सो वैसे 25 बहुत सारे आर्टिकल है और बहुत सारी पार्ट भी है, 25 पार्ट है, और 5 to 11 जो आर्टिकल है वहाँ पर सिटीजनशिप के लेकर मेंशन किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर। और बहुत सारी टॉपिक्स है, बहुत सारी पार्ट है, जैसे कि बहुत सारी पार्टों में जैसे सिटीजनशिप ही नहीं है, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में, या फिर म्यूनसिपालिटी और
और पंचायत के बारे में भी कहा गया है, और डिफरेंट टाइप ऑफ और लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है, और स्टेट पॉलिसी में सेंट्रल पॉलिसी, और भी बहुत सारी पार्ट है, जैसे 25 पार्ट में 25 डिफरेंट टॉपिक होगा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी कहा गया है डिफरेंट पार्ट में। देखते हैं नंबर 26 क्या है। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो मेथड है वो क्या प्रोवाइड करता है, कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 368 में। सो मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ पर है, आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट देखते क्या है नंबर 27। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3, जैसे मैंने कहा है 25 पार्ट है, ये जो पार्ट 3 है वो कौन सी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है और वहाँ पर मेंशन किया गया है। देखते हैं पार्ट 3 कौन सी टॉपिक के ऊपर मेंशन एक्सप्लेन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि एज ए ह्यूमन सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या राइट्स है और हम क्या नहीं कर सकते, इस बारे में है। नेक्स्ट नंबर 28। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which deal with directive principles of state policy are। सो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है क्या, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं कौन सा आर्टिकल है, नंबर 36, मतलब आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है नंबर 29 देखते क्या है। पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कहे तो अभी एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है, और ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब यही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनसिपैलिटी की पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया है। देखते क्या है 12, जो 12 अंतिम शेड्यूल होगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब अंतिम जो शेड्यूल है 12 नंबर शेड्यूल उसी में है। नेक्स्ट देखते क्या है नंबर 30। नंबर 30 है अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड। इम्पीच का मतलब यही है कि प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया जा सकता है, उसे उसकी चार्ज से हटाया जा सकता है, उसकी पद से हटाया जा सकता है। सो देखते हैं हिंदी में मतलब क्या है, अंडर व्हिच आर्टिकल। सो कौन से आर्टिकल की मदद से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल की मदद से हम हमारे देश की प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, उसकी पद से उसे निकाल सकते हैं। देखते हैं कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61, ठीक है। आर्टिकल 61 की मदद से हम हमारे देश के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, उसे उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। सो यही रहा दोस्तों हमारा लास्ट सवाल, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताना ये वीडियो कैसा रहा, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी नए टॉपिक के बारे में अगर वीडियो बनानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। 10-15 सेकंड देखते थे।